का सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, इकॉनमी दिस वीक के इस अंक में हम 5 मुद्दों पर बात करेंगे। एक तो यंग इंडिया अपने ओल्ड एज के लिए के बारे में सतर्क नहीं है, चिंतित नहीं है, इस पर चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे कि राशन कार्ड के अभाव में करोड़ों इंडियंस को अभी भी राशन नहीं मिल पाता है, इकॉनमी की रिकवरी की क्या स्थिति है, और साथ ही साथ आयात प्रतिस्थापन के संदर्भ में श्री नितिन गडकरी जी और श्री रघुराम राजन जी के विचार को जानेंगे, और अंत में जानने की कोशिश करेंगे कि बांग्लादेश की पर कैपिटा जीडीपी भारत से आगे किस रूप में निकल गई है। मित्रों, नेल्सन ने अभी हाल ही में यंग इंडियंस पर एक सर्वे किया है, और उसकी फाइंडिंग्स का रिजल्ट ये है, कहना है कि यंग इंडिया ग्रॉसली अनप्रिपेयर्ड फॉर ओल्ड एज। तो इसने ऐसे ऐसे रेस्पोंडेंट्स पर सर्वे किया जिनकी की एनुअल इनकम 5.72 लाख थी, और जिनकी की एवरेज एज 44 ईयर्स थी। और ऐसे समय में जबकि भारत की समृद्धि बढ़ रही है, भारत में लोग हेल्थ केयर के संदर्भ में ज़्यादा अब चिंतित हैं, सतर्क हैं, और जब हमारी लाइफ स्पैन बढ़ती जा रही है, जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है, अब ज़्यादा दिन तक हम लोग जिंदा रह सकते हैं, और ऐसी स्थिति में जबकि हमारे संयुक्त परिवार प्रणाली भी समाप्त हो रही है, तब भविष्य में हम लोग किस तरह से अपने जीवन को सुचारू रूप से चला पाएंगे, इसके बारे में ये फ्यूचर के बारे में देखने की भी ज़रूरत है, और उसके लिए कोई प्लान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसमें ये पाया गया कि जो हम लोग हैं, आज की जो जनसंख्या जो कि निश्चित रूप से एक यंग जनसंख्या के रूप में है, वो जनसंख्या अपने फ्यूचर के बारे में सतर्क नहीं है, वो चिंतित नहीं है, न उसने किसी तरह का प्लान नहीं बनाया है। मित्रों, 51% जो लोग अभी वर्किंग पॉपुलेशन है, उसमें उन्होंने कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं रखा है, कोई पॉलिसी नहीं ले रखी है, और उनको मुद्रास्फीति के संदर्भ में भी वो सतर्क नहीं है। ये पाया गया सर्वे में कि अभी भी लोग एफडी करना चाहते हैं या लाइफ इंश्योरेंस की कोई पॉलिसी लेते हैं, और उनसे पूछा गया कि भविष्य में 30 साल बाद आप किस फंड से आप जिंदा रहेंगे, किस पर का उपयोग करेंगे। तो उन्होंने कहा कि आज के दिन जो हम लोग ऑल पर्पस फंड रखते हैं, या जो बचते आज की जो कुछ बचते हैं, उसका उपयोग उस समय कर लेंगे। तो ये स्पष्ट हो गया कि किसी तरह का फंड हम लोगों ने प्लानिंग नहीं की है, और ये एक बड़ी ही चैलेंजिंग स्थिति होगी उस समय की गवर्नमेंट के लिए कि वो कैसे अपने ओल्ड पॉपुलेशन को जो 30 साल बाद आने वाली है उसको कैसे जिंदा रखेगी, उसको कैसे अच्छा जीवन देगी। अब हम लोग दूसरे इशू पर आते हैं कि राशन कार्ड के अभाव में करोड़ों इंडियंस को अभी भी राशन नहीं मिल पाता है, और हंगर की क्राइसिस अभी भी बनी है। यूनाइटेड नेशंस ने पाया कि ये कोविड के पीरियड में वर्ल्ड में 132 मिलियन ज़्यादा लोग, एडिशनल लोग अब हंगर की स्थिति में आ जाएंगे, और संसार भर में इनइक्वालिटी, असमानता तेज़ी से बढ़ी है, और भारत में भी असमानता बढ़ी है, और यहाँ भी हंगर की स्थिति अभी भी है। अभी भी ये चिंता है कि किसको खाना मिलता है और किसको खाना अभी भी नहीं मिलता है। और हेल्दी डाइट के संदर्भ में अभी भी जो हेल्दी डाइट 1 बिलियन जो पॉपुलेशन अपने देश की है, या 3/4 पॉपुलेशन अपने देश की है, उनको अभी हेल्दी डाइट नहीं मिलता है। मित्रों, अभी सरकार 5 किलोग्राम गेहूं या चावल या कोर्स ग्रेन देती है, हाईली सब्सिडाइज रेट पर ₹1 पर किलोग्राम के आधार पर, और राशन कार्ड उपभोक्ताओं को राशन दिया करती है, और उस पर पैसा खर्च करती है। 1 ट्रिलियन रुपीस खर्च कर रही है, या $13.6 बिलियन खर्च करती है। लेकिन ये जो असिस्टेंस है, पैसा सरकार का है, वो कम है। कम इस संदर्भ में है कि सरकार ने ये जो पैसा दिया है 2011-12 के सेंसस के डाटा के आधार पर दी है, कि उसमें जो पॉपुलेशन थी उसके आधार पर ये पैसा देती रही है। तो वो उस समय पॉपुलेशन 1.2 बिलियन या 120 करोड़ लोग हम लोग थे, लेकिन आज के दिन कुछ हम लोग 138 करोड़ जनसंख्या है। तो अब जनसंख्या हमारी बढ़ गई है, लेकिन हम लोग जो सरकार जो पैसा देती है राशन का प्रदान करने के लिए, सब्सिडी देने के लिए, वो अंडर फंडेड है, या कम पैसा देती है, और इसके परिणामस्वरूप जो नए लोग हैं जो कि राशन कार्ड चाहते हैं, उनको राशन कार्ड नहीं मिला है, और उसके अभाव में वो उनके भूख की समस्या उनके सामने है। तो अब ये इसका अर्थ हुआ कि हम लोग को नई जनसंख्या, जो ज़्यादा जनसंख्या है, उसके आधार पर पैसा देने की, सरकार को पैसा देना चाहिए, और जिससे कि लोगों को राशन मिल पावे और लोग जिंदा रह सकें।
एक और जो बात है कि अभी सरकार ने नवंबर 2020 तक के लिए ही सही 800 मिलियन लोगों को एडिशनल जो है 5 किलोग्राम्स फूड ग्रेन्स दिया है, जो कि एक स्वागत का चीज़ है और उसका आपको स्वागत करना चाहिए। मित्रों, तीसरी बात है कि इकोनॉमिक रिकवरी के संदर्भ में हम लोग देखें कि ब्रिकवर्क रेटिंग्स ने एक रिपोर्ट जारी की है, जो कि दोनों चीज़ों के संदर्भ में बात करती है। एक तो इकोनॉमिक रिकवरी की स्थिति को भी शो करती है और ये भी बताती है कि इकोनॉमी अभी भी स्लो स्थिति में है और अभी भी चैलेंजेस हम सबके सामने रहेंगे। मित्रों, ये ब्रिकवर्क रेटिंग्स ने कहा है कि इकोनॉमी में जीडीपी जो ग्रोथ थी फर्स्ट क्वार्टर में -23.9% थी, वो अब घट गई है सेकंड क्वार्टर में, अर्थात जुलाई सितंबर के पीरियड में वो घट करके 13.5% उसमें घटाव है। तो अर्थात अब पहले की अपेक्षा कुछ स्थिति सुधरी है और मार्च 2021 के एंड तक आते आते हम लोग का जो जीडीपी में गिरावट है वो -9.5% रह जाएगी, ऐसा ब्रिकवर्क का मानना है। और साथ ही साथ ये ब्रिकवर्क का ये भी कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई में तेज़ी से वृद्धि हुई। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई क्या है? मैन्युफैक्चरिंग जो उद्योग हैं जो कि वस्तुएं उत्पादित करते हैं, उनकी पीएमआई का अर्थ हुआ परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के आधार पर वो देखा गया कि बहुत तेज़ी से इसमें उछाल आया है, जो कि बहुत स्वागत योग्य चीज़ है। पीएमआई कैसे निकलता है उसके वो ये है कि जो 5 एस्पेक्ट्स के आधार पर, कंपोजिट एस्पेक्ट के आधार पर किया जाता है कि न्यू ऑर्डर्स कितने मिल रहे हैं, आउटपुट उत्पादन कितना हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ा, सप्लायर्स डिलीवरी टाइम्स कितनी हैं और स्टॉक ऑफ परचेज की स्थिति क्या है। तो इन सब के आधार पर मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई निकलता है, बनता है और वो अगस्त माह में 52 था, जो कि बढ़ करके सितंबर माह में 56.8 हो गया, और जो कि 8 ईयर्स में सबसे हाईएस्ट है। इसका अर्थ है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत सुधार हुआ है। जीएसटी की कलेक्शन के संदर्भ में भी सुधार की स्थिति दिखाई पड़ती है। सितंबर माह में जीएसटी का कलेक्शन 95,480 करोड़ रुपए था, जो कि इसी पीरियड में अर्थात सितंबर 2019 के पीरियड में से की तुलना में 3.8% उसमें ज़्यादा वृद्धि हुई है। और अगस्त 2020 के से ये तुलना की जाए तो 10% से उसमें वृद्धि हुई है। पैसेंजर व्हीकल्स का सेल भी 31% से बढ़ा है और रेलवे फ्रेट भी 15% से बढ़ा है। तो ये सब यदि फ्रेट बढ़ा है तो ये शो करता है कि निश्चित रूप से इकोनॉमी में एक सुधार हुआ है और एक्सपोर्ट जो प्रमोशन हुआ है वो 5.3% उसमें वृद्धि हुई है। तो ये सब वृद्धियाँ शो करती हैं कि हमारी इकोनॉमिक रिकवरी की पोजीशन अब आ गई है या आने वाली है। लेकिन ये कंडीशन बहुत ही इसमें भी कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी हैं, कुछ नकारात्मक चीज़ें भी अभी भी बनी हैं। अर्थव्यवस्था में कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत जो एक्सपेंडिचर होता है, निवेश होता है, वो अभी भी बहुत कम है। मित्रों, नए प्रोजेक्ट में जिसमें कि पैसा नया उद्योग लगना चाहिए, उसमें अभी भी डिक्लाइन 81% से डिक्लाइन है। सेकंड क्वार्टर के बारे में बात हम कर रहे हैं, तो ये शो करता है कि अभी भी नया निवेश नहीं हो रहा है और बिना नए निवेश के नया उत्पादन नहीं होगा, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। तो ये चिंता बनी है कि निवेश, जो पूंजीगत निवेश है, वो नहीं बढ़ रहा है। तो ये एक चिंता की स्थिति है। जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है उसमें आप देखेंगे, फर्स्ट क्वार्टर के बारे में बात कर रहे हैं 2020 के, उसमें कंस्ट्रक्शन सेक्टर में सबसे ज़्यादा गिरावट थी, -50.3% की गिरावट थी। जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसमें सबसे ज़्यादा रोजगार मिलता है। तो यदि इसमें गिरावट है तो इसका मतलब कि बेरोजगारी बढ़ी होगी। साथ ही साथ ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन, इन समय में -47% की गिरावट थी और मैन्युफैक्चरिंग में उस समय गिरावट थी पहले क्वार्टर में -39.3%। ये सब शो करता है कि अभी भी भारत में एक बहुत ही चैलेंज स्थिति है अर्थव्यवस्था में, और अभी भी इकोनॉमिक रिवाइवल तो हो रहा है लेकिन अभी चैलेंजिंग स्थिति बनी हुई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसी दौरान एक रिपोर्ट छापी है जिसमें कहा है कि कोविड के बाद
ये जो पीरियड चल रहा है उसमें भारत के जो उद्योग हैं वो अपने को बहुत तेज़ी से स्वचालित कर रहे हैं, स्वचालन की क्रिया को बढ़ा रहे हैं। वो 58% कंपनीज ने ऑटोमेशन को टास्क को तेज़ी से बढ़ाने की कोशिश की है, जबकि वर्ल्ड में 50% ही कंपनीज अपने को ऑटोमेट कर रही हैं, स्वचालित करने की कोशिश कर रही हैं। और भारत के 87% डिजिटलाइजेशन कर रही हैं, प्रोसेस को कंपनियां कर रही हैं, जबकि ग्लोबल एवरेज 84% है। तो इसका मतलब है कि ऑटोमेशन पर बहुत ज़्यादा भारत में ख्याल किया जा रहा है। तो उसका दोहरा परिवर्तन होना है। एक तो ज़्यादा उत्पादन होगा ऑटोमेशन के कारण और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो सकता है घट जाए, लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि बेरोजगारी भी फैलेगी। यद्यपि वर्ल्ड के पैमाने पर यह भी कहा गया है कि अगले 5 साल में 8.5 करोड़ लोगों को जॉब से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि जो नए ऑटोमेशन इत्यादि हो रहे हैं उससे दिक्कतें आने वाली हैं। लेकिन ये भी कहा गया कि रोबोट का जो रेवोल्यूशन हो रहा है उससे अगले 5 साल में वर्ल्ड के पैमाने पर 9.7 करोड़ नए जॉब भी पैदा होंगे। तो एक साथ जॉब, एक तरफ तो जॉब जाएंगे भी और दूसरे साथ कुछ क्रियाएं कुछ ऐसे भी स्थितियां उत्पन्न होंगे, कुछ जॉब क्रिएट होंगे। हाँ, हमको आपको उस तरह के लायक अपने को, चुनौतियों के लायक अपने को बनाना पड़ेगा। मित्रों, स्वदेशी के संदर्भ में और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन आयात के संदर्भ में श्री गडकरी जी ने एक व्याख्यान दिया है स्वदेशी जागरण मंच पर, और उन्होंने कहा है कि अब इंपोर्ट को समाप्त करने की आवश्यकता है और एक्सपोर्ट को बढ़ाने की आवश्यकता है। और उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डिपार्टमेंट बनाने की आवश्यकता है। सुनने में अच्छा लगता है कि आयात प्रतिस्थापन का अर्थ हुआ कि विदेश से कोई सामग्री आप आयातित करते हैं, उसको आयात न करके वैसे ही सामग्री अपने देश में पैदा करें। जैसे आपने कहा कि आत्मनिर्भर भारत में जो एम ऑब्जेक्टिव्स है, उसी तरह से आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे, अपने ही देश में वस्तुओं का उत्पादन करेंगे। तो ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन बहुत चैलेंजिंग स्थिति है। अभी जो आत्मनिर्भर भारत की जो बात आई है उसमें हम लोग देखे हैं कि हम लोग सेल्फ आत्मनिर्भर कहाँ हुए हैं। डिफेंस के संदर्भ में, ऑटोमोबाइल्स की, ये सब नितिन गडकरी जी ने बताया है कि डिफेंस में, ऑटोमोबाइल्स में और सेवरल अदर सेक्टर्स में हम लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं। और वर्ल्ड में हम लोग लार्जेस्ट ई व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा हिंदुस्तान, हो जाएगा नेक्स्ट 5 ईयर्स में। और हम लोग 2 व्हीलर्स में, 3 व्हीलर्स में या कार के उत्पादन में के जो इक्विपमेंट हैं उनके उत्पादन में हम लोग बहुत आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं श्री रघुराम राजन जी ने वो आत्मनिर्भर भारत के इस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के इस बात को कहा है कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा तटकर लगाना होगा, बहुत ज़्यादा टैक्स विदेशी वस्तुओं पर लगाना होगा और उससे दिक्कतें आएंगी। आवश्यकता उनका ये कहना है कि एक्सपोर्ट प्रमोट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रयास ही करें कि एक्सपोर्ट करें और एक्सपोर्ट करने के लिए आपको इंपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। बहुत सी कच्चे माल या बहुत सी मशीनें आपको आयातित करेंगे, जिसका उपयोग करके आप एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं और एक्सपोर्ट बढ़ा करके आप ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं, हम ज़्यादा लोगों को रोजगार दे सकते हैं और हमारी राष्ट्रीय आय तेज़ी से बढ़ सकती है। तो आरबीआई के गवर्नर श्री रघुराम राजन जी ने इसका विरोध किया है। मित्रों, उन्होंने अन्य सेक्टर्स के बारे में बातें भी कही हैं। ये कहा है कि हम लोग को आवश्यकता इस बात की है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए लैंड एक्विजिशन के प्रोसेस को और बेहतर बनाने की ज़रूरत है और फाइनेंशियल सिस्टम को ज़्यादा ठीक करने की आवश्यकता है। एक और बहुत ही एक विवादास्पद एक रिपोर्ट आई है। विवादास्पद रिपोर्ट न करें बल्कि उस पर हम लोग के अपने विचार बहुत विवादास्पद रहे हैं। आईएमएफ ने कहा है, एक रिपोर्ट दिया है जिसमें दिखाया गया कि बांग्लादेश की जो पर कैपिटा जीडीपी है वो 2020 में ज़्यादा हो गई है भारत की तुलना में, और इससे देश में एक बहुत ज़्यादा विवाद की स्थिति पैदा हुई है। आईएमएफ ने बताया है कि जो इंडिया की जो पर कैपिटा जीडीपी हुआ करती थी 2019 में 2110
$2100 के $2100 के रूप में वो घट करके 2020 में $1880 रह गई। और इसी पीरियड में बांग्लादेश की पर कैपिटा जीडीपी जो बढ़ी है वो 1820 से 2020 में 19 में की तुलना में 2020 में बढ़ के 1890 हो गई। तो भारत की जो पर कैपिटा जीडीपी है वो 1880 है, जबकि बांग्लादेश की बढ़ करके $1890 हो गई है। तो बांग्लादेश कहीं न कहीं हमसे आगे निकल गया है पर कैपिटा जीडीपी की तुलना में। लेकिन आईएमएफ का कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था 2021 में ज़्यादा सुधरेगी, इसलिए भारत की जो पर कैपिटा जीडीपी होगी बांग्लादेश की तुलना में भारत की $2030 हो जाएगी, जबकि बांग्लादेश की 1990 रह जाएगी। अर्थात अगले वर्ष हमारी जो पर कैपिटा जीडीपी है, प्रति व्यक्ति जो जीडीपी है, आय है कह सकते हैं, तो वो बांग्लादेश की तुलना में अगले वर्ष तो निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। लेकिन ये भी कह रही है आईएमएफ की रिपोर्ट कि अगले 5 साल में अर्थात 2025 तक आते आते बांग्लादेश पुनः हम लोग से आगे हो जाएगा, पर कैपिटा जीडीपी वहाँ पर तेज़ी से बढ़ेगी और वो भारत से आगे निकल जाएगा। तो ये कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये स्थिति अच्छी नहीं है, बांग्लादेश हमसे आगे हो गया। मित्रों, लेकिन ये देखने की ज़रूरत है कि भारत सरकार ने कहा कि 2000 यदि परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर हम लोग बात करें, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर बात करें, तो भारत की जो जीडीपी पर कैपिटा जीडीपी है, प्रति व्यक्ति जीडीपी है, वो अभी भी बांग्लादेश की तुलना में काफ़ी हम लोग ज़्यादा है और 11 टाइम्स से ज़्यादा है। और भारत की जो जनसंख्या है बांग्लादेश की तुलना में 8 टाइम्स ज़्यादा है। ये प्रति व्यक्ति परचेजिंग पावर का अर्थ क्या हुआ? परचेजिंग पावर पैरिटी का अर्थ हुआ कि जैसे हम लोग एक उदाहरण ले लें कि 1 किलोग्राम यदि गेहूँ बांग्लादेश में यदि हिंदुस्तान में खरीदा जाए तो उसके लिए 20 रुपये देने पड़ते हैं, और यदि 1 किलोग्राम का ही यदि अमेरिका में किसी व्यक्ति को खरीदना हो तो उसको $1 देना पड़ता है। तो इसका अर्थ हुआ कि $1 की जो परचेसिंग पावर है वो 1 किलोग्राम है, और भारत में 20 रुपया उसी 1 किलोग्राम के लिए देना पड़ता है। तो डॉलर और रुपए के रूप में $1 बराबर 20 रुपये हो गया। तो इसके आधार पर यदि हम लोग करते हैं तो ज़्यादा बेहतर स्थिति पता चलती है। तो भारत ने कहा कि आईएमएफ का जो रिपोर्ट है जो परचेसिंग पावर के आधार पर है, वो कहती है कि भारत की प्रति व्यक्ति जो जीडीपी रही है वो $6,284 है, जबकि बांग्लादेश की 2020 में 5,139 रही है। तो ये नहीं कह सकते हम लोग कि अभी बांग्लादेश हमसे आगे हो गया, लेकिन एक विवाद उत्पन्न हुआ और हम लोग ज़्यादा इसमें ज़्यादा अपना समय व्यक्त कर रहे हैं। तो आवश्यकता लेकिन ज़्यादा सही यही है कि श्री अरविंद सुब्रमण्यम जी ने भी कहा, जो कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र भारत सरकार के पहले के थे, उन्होंने भी कहा कि भारत और बांग्लादेश की आय की तुलना हमको नहीं करना चाहिए, उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। अब हम लोग आखिरी कंक्लूड करने जा रहे हैं कि हम लोगों ने देखा है कि भारत की जो जनसंख्या जो आज की जनसंख्या जो कि वर्ल्ड में एक यंग जनसंख्या मानी जा रही है, वो अपने 30 साल बाद के भविष्य के बारे में उसको कोई सोच नहीं है, उसने कोई रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं बनाई है, कोई किसी तरह से गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज नहीं बनाई है, जो कि चिंता की स्थिति क्रिएट कर रहा है। दूसरी तरफ भारत में भी अभी राशन कार्ड में करोड़ों ऐसे इंडियंस हैं जिनको कि राशन कार्ड चाहिए और राशन कार्ड से राशन चाहिए, लेकिन उनको राशन नहीं मिल रहा है। लेकिन एक स्वागत योग्य ये भी बात थी कि 800 मिलियंस को भारत सरकार ने राशन इस कोविड पीरियड में दिया है। इसका अर्थ होता है 60% पॉपुलेशन को सरकार ने इस समय राशन दिया है। इसका दूसरा अर्थ ये भी निकलता है कि 60 करोड़ जिनको कि राशन चाहिए वो कहीं न कहीं गरीब रहे होंगे या गरीब हुए होंगे, तभी उनको तो राशन की ज़रूरत पड़ी और उनका उपयोग उन्होंने किया। तो अब कई जो अर्थशास्त्री हैं उनका कहना है कि राशन जो है कार्ड के अभाव में बहुत लोगों को राशन नहीं मिल पाता है। इसकी जगह आवश्यकता ये है कि सभी को राशन दिया जाए, फ्री कर दिया जाए। जो लेना चाहें वो राशन कार्ड के आधार पर अपना राशन ले सकते हैं।
एक और जो इकॉनमी रिकवरी के संदर्भ में बात हम लोगों ने देखा, वो जो रिपोर्ट आई थी, वो उसने कहा कि इकॉनमी रिकवरी की स्थिति तो है, लेकिन रिकवरी बहुत ही संतोषजनक नहीं है, अभी बड़ी चिंताजनक स्थिति है। और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन के संदर्भ में दो विचार, अपोजिट विचार आए हैं। एक तो श्री नितिन गडकरी जी की, जिन्होंने इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट करने की बात कही है, लेकिन आरबीआई के जो रघुराम राजन थे, पूर्व गवर्नर थे, उन्होंने इसका विरोध किया है। मित्रों, सबसे ज़्यादा विवादास्पद है बांग्लादेश की जो आय के संदर्भ में है, जो कि कहा जा रहा है कि 2020 में हमसे आगे हो गई है, और 2025 में तो निश्चित रूप से IMF कहता है कि बांग्लादेश हमारी प्रति व्यक्ति GDP के संदर्भ में हमसे आगे हो जाएगा। लेकिन ये भी देखा जाए कि वर्ल्ड के पैमाने पर अनेक इंडेक्स बनाए जाते हैं, जिसके आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का तुलना की जाती है। उन सब में कहीं न कहीं हम लोग बांग्लादेश से पिछड़े हुए हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम लोग बांग्लादेश से पीछे हैं। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स में हम लोग बांग्लादेश से पीछे हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हम लोग, जो ये सब 2019 का डाटा है, उसमें भी हम लोग बांग्लादेश की तुलना में पीछे हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में मार्जिनली हम लोग बांग्लादेश से आगे हैं। तो लेकिन मिथ ऐसा बनाया गया है, इस तरह की हम लोग भारत में इस तरह की एक धारणा बना ली गई है, जिसके जो शो करता है कि बांग्लादेश काफ़ी गरीब है और हम लोग काफ़ी आगे हैं। और इसी 9 फरवरी 2020 को यूनियन मिनिस्टर जी कृष्णा रेड्डी जी ने कहा था, जो कि इंटरनेट पर आपको उपलब्ध है, आप देख सकते हैं, कि यदि भारत सरकार छूट दे दे तो आधा बांग्लादेश भारत में आ जाएगा। तो ये एक मिथ है, जो कि ये शो करता है कि ये गलत धारणा पर आधारित है। कि बांग्लादेश की यदि IMF की रिपोर्ट देख लीजिए, तो अभी वो कह रही है कि आय बढ़ रही है तेज़ी से उसकी, और वो भारत से आगे बढ़ गया है, और 2025 में निश्चित रूप से भारत से आगे बढ़ जाएगा। और दूसरी तरफ अनेक इंडेक्स भी, जो ग्लोबल इंडेक्स हैं, वो भी कह रहे हैं कि वो बांग्लादेश अनेक आधारों पर हमसे आगे इकॉनमी उसकी अच्छी चल रही है। तो लेकिन हम लोग स्वीकार करना नहीं चाहते हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन ये भी कहना होगा कि बांग्लादेश और भारत की तुलना ही नहीं करनी चाहिए। भारत की इकॉनमी एक बहुत विस्तृत इकॉनमी है, एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, और साथ ही साथ इसकी जनसंख्या बहुत है। और ये कहना होगा कि हम लोग ने चूँकि गलत पॉलिसी इधर 5-6 साल से अपनाई है, इसके परिणाम स्वरूप हम लोग बांग्लादेश से पीछे हो गए हैं, नहीं तो हम लोग बहुत आगे होते। पॉलिसीज़ क्या थी, आप जान रहे हैं कि डिमोनेटाइजेशन के कारण दिक्कतें आई हैं, GST का कलेक्शन प्रॉपर ढंग से नहीं हो पा रहा है, कॉर्पोरेट टैक्सेस को बहुत ज़्यादा हम लोगों ने छूट दे दी है, बहुत ज़्यादा बिग इंडस्ट्रीज़ को हम लोगों ने स्टिमुलस पैकेज दिया है। साथ ही साथ जो कोविड पर जो रोक लगाने की डिफरेंट तरह की जो टाइमली रोक लगानी थी वो नहीं हम लोग कर पाए। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का DA है, उसको अभी भी रोक रखा है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी भी डिमांड बढ़ाने के लिए, मांग बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था में हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, और इन सब के परिणाम स्वरूप भारत की अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से कहीं न कहीं पिछड़ रही है। तो आपको बांग्लादेश से किसी तरह की कंपैरिजन करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने आर्थिक नीतियों में सुधार करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।